नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, उस पेपर की वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में हमारी रहने वाली है। ये जो पेपर है ये सेमेस्टर 5th का है एज़ यू नो दैट। और इस पेपर के लिए खास हमने एक आपके लिए एक तरीके से यूँ कहे कि एक रेफरेंस के तौर पे एक डोज हमने डाला था जिसका नाम रखा था हमने जर्नी ऑफ एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ये क्लास मैंने इसलिए डाली थी इससे पहले क्योंकि ये जो आपका पेपर है दोस्तों, इस पेपर की 2 यूनिट यानी कि सेकंड एंड थर्ड यूनिट इससे रिलेटेड है, एसडीजी से रिलेटेड है। और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट में या जिन बच्चों के सस्टेनेबिलिटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन करके पेपर चलता है, उनके लिए भी ये क्या है, बेनिफिशियल है। तो मैं इस क्लास के लिए आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्लास से एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाइए। इस क्लास को आप देख लीजिए क्योंकि जो बात करती है, जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने उसके लिए सेपरेट क्लास अपलोड कर दी थी। तो हम अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर की या पेपर की यूनिट फर्स्ट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। Sustainable development is a development approach that integrates economic growth, social development, and environmental protection in such a way that development today does not reduce the opportunities of the future generations। यानी कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो आर्थिक विकास करते हैं, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ इस प्रकार जुड़ जाए कि आज का विकास भविष्य की पीढ़ियों के अवसरों को कम ना करे। मतलब क्या है इसका मतलब, ये समझो कि हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके साथ हो? सोशल जस्टिस के साथ हो और साथ ही में एनवायरनमेंट के इको फ्रेंडली हो, यानी एनवायरनमेंट के फेवरेबल हो, उनके साथ एनवायरनमेंट के साथ पॉजिटिव हो। इस डेवलपमेंट का नाम होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे होगा क्या? हम हमारी आज की जो ज़रूरतें हैं, वर्तमान जो ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा करेंगे। साथ ही में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी ज़रूरतों को भी हम क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखने का मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को इस कदर यूज़ करेंगे कि उन रिसोर्स के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। उसको हम किस नाम से जानते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इट रिकॉग्नाइजेज दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सोशल इनइक्वालिटी। यानी कि यह मानता है कि आर्थिक प्रगति पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक असमानता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास किया है। यदि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास कर रहे हैं, तो हम सही मायनों में विकास नहीं कर रहे हैं। हमारा विकास क्या होना चाहिए? सोशल जस्टिस भी हो, साथ में पर्यावरण को डैमेज भी ना हो। उसको हम किस नाम से जानते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन आपको तैयार करनी है क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में और 20 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछी ही जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। In simple words, we can say that sustainable development aims at development with responsibility, where natural resources are used efficiently and wisely। यानी कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सतत विकास का अर्थ है कि जिम्मेदारी के साथ विकास करना, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और कुशल तरीके से क्या किया जा सके, कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके, उसे हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के सिद्धांत क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस व्हाइल फ्रेमिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज। यानी कि सतत विकास के सिद्धांत सरकारों और संस्थाओं को विकास नीतियां बनाते समय गाइडलाइन प्रदान करते हैं या मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करते हैं। क्या है प्रिंसिपल? पहला है इंटरजनरेशनल इक्विटी, यानी कि अंतर पीढ़ी समानता। यानी कि जो आज की पीढ़ी है और भविष्य की पीढ़ी है, दोनों समान है, ये मानती है। फ्यूचर जनरेशंस हैव इक्वल राइट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनका भी प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार है। अंतर पीढ़ी समानता का सिद्धांत ये कहता है। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, इसका मतलब हुआ अंतः पीढ़ी समानता। यानी कि अभी जो वर्तमान में पीढ़ी है, रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग
प्रेजेंट पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, यानी कि जो वर्तमान समाज में है उसमें गरीबी और असमानता को कम करते हुए संसाधनों का सभी में क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को वह चीज़ें मुहैया हो रही है और दूसरे वर्ग को उससे वंचित रखा जा रहा है। तो इंट्रा और इंटर जनरेशनल जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं। बात करते हैं अगले सिद्धांत की, दैट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि सावधानी सिद्धांत। ये कहता है एनवायरमेंटल हार्म शुड बी अवॉइडेड इवन इफ फुल साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि यदि पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है तो भी पर्यावरणीय नुकसान से हमें क्या करना है, बचाव करना ही करना है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, यानी कि यदि आपने कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका डैमेज क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पोल्यूटर्स शुड कंपनसेट फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय देम, यानी कि प्रदूषण करने वाले को क्षति की भरपाई करनी चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि पीपल मस्ट बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जन भागीदारी होनी चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अति आवश्यक है। तो 5 तरीके के सिद्धांत है। ये सिद्धांत यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री, यानी कि आया कहाँ से। हालांकि जैसे मैंने कहा ना, जर्नी ऑफ एसडीजी वाली क्लास आपको देखनी चाहिए, उसमें मैंने डिटेल में इन बातों को डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं छोटी सी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। बात दरअसल 1970 के डिकेड की है, यानी कि 1970 में जब दुनिया भर में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा तेज गति से बढ़ा, जब उद्योग विकास तेज गति से हुआ तो सीधी सी बात है उसका जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, इकोनॉमी के जो एनवायरमेंट है उसको डैमेज किया। तब हमें ये समझ में आया कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें बात करनी चाहिए एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर। तब 1983 में यूएन ने एक कमीशन स्टेब्लिश किया जिसका नाम ब्रंटलैंड कमीशन रखा गया है, कि WCED जिसका नाम रखा गया है, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। तो एक कमीशन बना, इस कमीशन यानी 83 में कमीशन बना, और 1987 में इस कमीशन की एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस प्लस एनवायरनमेंट, इन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि हम इन तीनों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम मतलब दुनिया भर में जो एनवायरनमेंट को कई सारे नुकसान हो रहे हैं उससे हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। ये आया था 1987 में, और उसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। फिर उसके बाद 1992 में अर्थ समिट हुआ, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अर्थ समिट हुआ, उसमें फिर ये कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जाए। फिर एक एमडीजी का कॉन्सेप्ट आया, और फिर 2015 में एमडीजी को रिप्लेस किया गया एसडीजी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो कि 2030 तक लिए गए हैं, कि 2030 तक हमें दुनिया भर में इनको अप्लाई करना है और हमें अचीव करना है। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री रही है। तो समझ लेते हैं इसकी हिस्ट्री को। The idea of sustainable development emerged due to increasing environmental problems such as pollution, deforestation and climate change caused by rapid industrialization, यानी कि तेज औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्या के बढ़ने से सतत विकास की अवधारणा सामने आई। Initially, development focused mainly on economic growth, ignoring environmental and social cost, यानी कि शुरुआत में विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक ही सीमित था, यानी कि हम प्रॉफिट की ही बातें करते थे, जबकि हम सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों की अनदेखी करते थे, यानी कि हमें सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं था। शुरुआत में इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ही ध्यान था। द कॉन्सेप्ट gained international importance after global discussion on and reports, especially the Brundtland Report 1987, which provide a clear and widely accepted डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक चर्चा और रिपोर्टों के बाद विशेष रूप से जो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिला, और फिर ये सब जगह क्या हुआ, अप्लाई हुआ। कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सततता के क्या कंपोनेंट्स या घटक क्या है।
सस्टेनेबिलिटी इज बेस्ड ऑन थ्री मेजर पिलर, यानी कि सततता के तीन प्रमुख स्तंभ है जो कि इस प्रकार है। पहला है एनवायरमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक एंड तीसरा है सोशल। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बोलती है इट एंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि पर्यावरणीय सततता बताती है कि वायु, जल, भूमि, वन और जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उनका हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए भी वह क्या हो, अवेलेबल हो, या फ्यूचर के लिए भी वह एनवायरनमेंट में हो सके। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बताती है इट फोकसेस ऑन स्टेबल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूज, यानी कि आर्थिक सततता बताती है कि हमें स्थिर आर्थिक वृद्धि करनी चाहिए, रोजगार का सृजन करते हुए संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना चाहिए। एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी इट एम्स एट सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि सामाजिक सततता बताती है कि सामाजिक न्याय बनाए रहना चाहिए या सामाजिक न्याय की तरफ हमें जाना चाहिए, समानता होनी चाहिए समाज में, शिक्षा का अवसर सबको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का पर सबका अधिकार होना चाहिए और मानवीय गरिमा बनी हुई रहनी चाहिए। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि इन तीनों को एक साथ हमें लेकर चलना है। अगर हम इन तीनों को लेकर ग्रोथ करते हैं, तो हम इसे ही क्या कहेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। दीज कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड मस्ट फंक्शन टुगेदर, यानी कि तीनों घटक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट सॉरी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और साथ मिलकर क्या करेंगे, कार्य करते हैं, यानी कि हमें तीनों को साथ लेकर चलना होगा। अब बात करते हैं गोल बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि लक्ष्य आधारित विकास। यानी कि लक्ष्य आधारित मतलब हमें पहले हमारे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, जो कि एसडीजी कितने हैं, 17 एसडीजी है, 17 है और 169 यानी 169 टारगेट्स है। तो ये पहले जो 17 गोल्स डिसाइड हुए हैं, इनके आधार पे हमें क्या करना है, विकास करना है। गोल बेस्ड डेवलपमेंट मीन्स अचीविंग डेवलपमेंट थ्रू क्लियरली डिफाइंड एंड मेजरेबल गोल्स, यानी कि लक्ष्य आधारित विकास का अर्थ है स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों के माध्यम से विकास प्राप्त करना। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजीज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड एंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उसका जो ध्यान है वो गरीबी उन्मूलन पे, पर्यावरण संरक्षण पे और समावेशी विकास पर क्या है, केंद्रित है। यानी कि जो एसडीजी उनमें वो तीनों बातें हैं, यानी कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, पर्यावरण प्रोटेक्शन रखना है करना है और साथ में जो सोशल जस्टिस है यानी कि इक्वलिटी और गरीबी इराडिकेशन, इन तीनों पे हमें क्या करना है, साथ में काम करना है। दिस अप्रोच हेल्प्स गवर्नमेंट टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस, यानी कि यह दृष्टिकोण सरकारों को प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन में क्या करता है, सहायता करता है। अब बात करते हैं फिजिबिलिटी की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फिजिबिलिटी क्या है, व्यवहार्यता क्या है, यानी कि कितना अप्लाई हो पाएगा। ऑल्दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेसेस चैलेंजेस लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज, इट इज फिजिबल थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि यद्यपि जनसंख्या का बढ़ना, गरीबी का रहना और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियां हैं जो सतत विकास के सामने खड़ी है, फिर भी या तो हम तकनीकी में जो आविष्कार करते हैं, तकनीकी नवाचार से, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी को यूज करके और मजबूत संस्थाएं और वैश्विक सहयोग से हम एसडीजी का प्राप्त होना क्या बना सकते हैं, फिजिबल बना सकते हैं या प्राप्त करना इसे संभव है, यदि हम दुनिया भर में वैश्विक स्तर पे आपस में एक दूसरे का सहयोग करके और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस लाकर अगर हम काम करें, तो हम हमारे एसडीजी अचीव कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस आर एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस, यानी कि दीर्घकालीन योजना और जन जागरूकता इसकी सफलता के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी कि आज हम बात करते हैं, जैसे मान लो पहले अपने यहाँ पे 5 ईयर प्लानिंग चलती थी। आपने भी पढ़ा होगा कि 2012 से 2017 तक 5 ईयर प्लान, 12वां 5 ईयर प्लान चला था, उसके बाद 5 ईयर प्लान बंद हो गए। अब जो नीति आयोग है वो काम कर रहा है किस पे, 15 ईयर्स प्लानिंग पे, यानी कि जो कि 2016 से लेकर 2031 तक बनी हुई है अपनी 15 ईयर प्लानिंग। ये इसी का ही तो है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि एसडीजी को हमने अप्लाई कब किया था, इन दुनिया भर में एसडीजी 1 जनवरी 2016 से क्या हुए, फोर्स में आए। और जो नीति आयोग है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है इंडिया में 1 जनवरी 2015 को, और एसडीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया था 2012 में। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं जो हमारा नीति आयोग है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। और इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नोडल एजेंसी है दैट इज़ नीति आयोग।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन। International summits and agreements have played a crucial role in shaping sustainable development policies। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन होते हैं और समझौते होते हैं, वे सतत विकास नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Important contributions include the Stockholm Conference, Rio de Janeiro Earth Summit, and the Paris Agreement, which emphasizes ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ, जो रियो में अर्थ समिट हुआ एंड जो पेरिस समझौता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, वैश्विक स्तर पर उत्तरदायित्व के ऊपर क्या करते हैं, जोर देते हैं। यानी कि जो एसडीजी है वो वैश्विक स्तर का एक क्या है, एफर्ट है, वैश्विक स्तर का प्रयास है और पूरी दुनिया भर में ये क्या होते हैं, लागू होते हैं और सारे दुनिया या सारे देश मिलकर इनको प्राप्त करने में अपने अपने लेवल पे क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टीबीएल या ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का मतलब यही है, एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों को साथ में रखना ही ट्रिपीएल कहा जाता है। द ट्रिपल बॉटम लाइन यानी कि टीबीएल approach is a sustainability framework that evaluates development and business performance on 3 dimensions instead of only profit। यानी कि ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण एक सततता ढांचा है जो कि विकास और व्यावसायिक प्रदर्शन को केवल लाभ के आधार पर नहीं बल्कि 3 आयामों पर जांच करता है। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फोकस्ड मेनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, बट टीबीएल broadens the evaluation to include social and environmental responsibilities। यानी कि जो पारंपरिक अपना जो विकास था वो केवल आर्थिक वृद्धि पर ही केंद्रित था। यानी कि कौन से देश की कितनी जीडीपी है, कौन से देश का कितना प्रॉफिट है, किस देश की कितनी पर कैपिटा इनकम है, उनकी वो क्या बोलते हैं जो बीओपी है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस तरीके का है, इन बातों से ही क्या किया जाता था, कंपेयर किया जाता था। लेकिन अब हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, एचडीआई क्या है, ये सारी बातें भी उसमें ली जाती है। यानी कि दैट मीन्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट रिस्पॉन्सिबल कितना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे कितनी है, जस्टिस कितनी है, इन सारी बातों को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। जबकि जो टीबीएल है वो सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी इसमें क्या करता है, शामिल करने का काम करता है। द 3 पिलर्स ऑफ टीबीएल्स यानी कि टीबीएल के 3 स्तंभ कौन-कौन से हैं? पहला है पीपल, दूसरा है प्लेनेट एंड तीसरा है प्रॉफिट। यानी कि सोशल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। People focuses on social well-being, fair wage, labor rights, community welfare, education and health। यानी कि जो सामाजिक आयाम है वो सामाजिक कल्याण, उचित वेतन, श्रमिक अधिकार, सामुदायिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि किसी देश में इनकी कंडीशन कैसी है वो उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सेकंड है प्लेनेट यानी कि एनवायरमेंटल डायमेंशन। इट एम्फसाइजेज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो पर्यावरणीय आयाम है वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, जलवायु उत्तरदायित्व और जैव विविधता संरक्षण पे जोर देता है। फिर बात करें प्रॉफिट की, दैट मीन्स इकोनॉमिक डायमेंशन ensures economic viability, long-term growth, efficiency and innovation without harming society और nature। यानी कि समाज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि और स्थिरता कैसी है वह बात करता है आर्थिक आयाम। The TBL approach ensures that development is economically viable, socially just and environmentally sound। यानी कि यह दृष्टिकोण बताता है कि विकास को आर्थिक रूप से लाभकारी, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाता है या पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित मानता है। तो आई थिंक आप टीबीएल अप्रोच से वाकिफ हुए होंगे। सॉरी। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। यानी कि ईएसजी फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर की जो वन शॉट क्लास है उन वन शॉट क्लास में जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है टीबीएल, ईएसजी, एसडीजी, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और मैं इनका वन शॉट क्वेश्चन सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी लेके आएंगे आपके लिए और पुराना पेपर कैसा आया है वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। ESG factors are criteria used to measure
द सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ईएसजी कारक संगठनों, सरकारों और निवेशों की सततता और नैतिक प्रभाव को मापदंड मापने के क्या है, मानदंड है। They are increasingly used by investors and policy makers to ensure responsible development, यानी कि इनका उपयोग जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो निवेश की सततता क्या है, नैतिक प्रभाव कैसा है, संगठन क्या है, सरकार का क्या वो माइंडसेट है एसडीजी को लेकर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, उसको जो मेजरमेंट करने के जो मेथड है दैट इज ईएसजी, यानी कि एनवायरमेंट, गवर्नेंस एंड सोशल। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की, यानी कि पर्यावरणीय कारक। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी इफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वहाँ पर्टिकुलर सरकार ने या किसी देश ने जलवायु नियंत्रण के परिवर्तन के नियंत्रण की क्या व्यवस्था कर रखी है, प्रदूषण प्रबंधन उनका कैसा है, ऊर्जा दक्षता क्या है, कचरे का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, और जो नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके संरक्षण की क्या व्यवस्था है, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बात करें सोशल फैक्टर्स की, तो ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड, जेंडर इक्वलिटी, सोशल इंक्लूजन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि मानवाधिकार, श्रम मानक, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और सामुदायिक विकास की किस तरीके की व्यवस्था है, इनके रिगार्डिंग क्या कानून है, इनके रिगार्डिंग क्या किया हुआ है। गवर्नेंस फैक्टर्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल लीडरशिप, एंटी करप्शन मेजर्स एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि सरकार की पारदर्शिता क्या है, जवाबदेहिता क्या है, नैतिक नेतृत्व कितना है, और भ्रष्टाचार विरोधी क्या उपाय सरकार अपनाती है, वो है उसके शासन फैक्टर में या गवर्नेंस फैक्टर में। ईसीईएसजी प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो ईएसजी है वो दीर्घकालीन और जिम्मेदार विकास को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एसडीजीज है, जो कि कितने हैं, 17 है। यानी कि एसडीजी जो है वो 17 है, जो कि 2016 में अपनाए गए थे। 2030 तक इनको क्या करना है, अचीव करना है। तो इसमें आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ICT plays a vital role in achieving sustainable development by improving efficiency, transparency and access to information, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दक्षता, पारदर्शिता और सूचना की पहुंच बढ़ाकर सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। मेजर रोल ऑफ आईसीटी इंक्लूड, यानी कि आईसीटी की प्रमुख भूमिकाएं क्या है, ई गवर्नेंस, यानी कि आज जो सरकार की है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। ई गवर्नेंस का मतलब यही है सरकार बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रही है, तो वो ई गवर्नेंस आईसीटी में आईसीटी ई गवर्नेंस में एक बड़ा रोल प्ले करती है। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसेज करप्शन एंड इन्हेंसेज सर्विस डिलीवरी, यानी कि ये पारदर्शिता बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और सर्विस डिलीवरी को क्या करता है, दक्ष बनाता है। एजुकेशन, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इंक्रीज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब तक पहुंची है, या शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें क्या हुआ है, इन्हेंसमेंट हुआ है। जैसे कि अभी आप ये क्लास देख रहे हो, एक तरीके से ये इसी में ही है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से एजुकेशन की पहुंच क्या हुई है, आसान हुई है, ईज हुई है। हेल्थ केयर की बात करें तो टेलीमेडिसिन इम्प्रूव्स हेल्थ केयर एक्सेस इन रिमोट एरियाज, यानी कि जो स्वास्थ्य की बात करें, जो टेलीमेडिसिन है उससे जो आंचलिक क्षेत्र है दूर दराज के, वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाती हैं। एग्रीकल्चर में किस तरीके से रोल प्ले करती है आईसीटी, स्मार्ट फार्मिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजिटल मार्केट्स हेल्प्स फार्मर, यानी कि जो कृषि है उसमें स्मार्ट खेती करना, मौसम का सही पूर्वानुमान लगाना और डिजिटली तौर पे मार्केटिंग का होना, यानी कि डिजिटल तौर पे मार्केट प्रोवाइड करवाना, वो आईसीटी का कृषि में रोल प्ले करता है, कृषि में रोल बताता है। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो आईसीटी हेल्प्स मॉनिटर वाटर, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, यानी कि आज हम आईसीटी के थ्रू वाटर पे, हमारे एनर्जी सोर्सेज पे और हमारे एनवायरमेंट रिसोर्स पे क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं, निगरानी का काम कर रहे हैं। आप जैसे बड़े-बड़े डैम देखते हो, बड़े-बड़े बाँध वगैरह देखते हो, तो उन पे जो मॉनिटरिंग होती है वो आज कंप्यूटर के मार्फत ही होती है, या यूँ कहें टेक्नोलॉजी के मार्फत ही होती है, और एनर्जी पे भी है, एनवायरनमेंट पे भी है, तो इन सब में आईसीटी का एक बड़ा रोल देखने को मिलता है। थस आईसीटी एक्ट्स एज एन एनेबलर ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इस प्रकार आईसीटी समावेशी और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम बनता है।
कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें यानी कि सामुदायिक भागीदारिता क्या है? Community engagement means active involvement of local people in planning, decision making, implementation and monitoring of development programs। यानी कि सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है कि जो विकास के कार्यक्रम हैं उनकी योजना बनाने में, उनके निर्णय लेने में, उनके क्रियान्वयन में और उनकी निगरानी में स्थानीय लोगों की सक्रिय तौर पे क्या होना, भागीदारी होना। इट एंश्योर्स दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिफ्लेक्ट लोकल नीड्स एंड रियलिटीज। यानी कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो हमारे विकास के परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनमें लोकल ज़रूरतें यानी कि जो स्थानीय ज़रूरतें हैं और जो स्थानीय विश्वसनीयता है यानी कि जो वास्तविकता है, वह क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बात तो कर रहे हैं राजस्थान की और हमारा जो मॉडल है वो हमने बना के बैठे हैं बेंगलोर का। क्योंकि दोनों में रात-दिन का अंतर है, तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो एज़ पर अपनी लोकल नीड के साथ हो, लोकल रियलिटी के साथ हो, वह बताता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी कि सामुदायिक सहभागिता के लाभ क्या है? इट इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी यानी कि जवाबदेहिता बढ़ाता है और पारदर्शिता में वृद्धि करता है। इट इंक्रीजेज ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लोगों में स्वामित्व की भावना को लाता है और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। इट एनहेंसेज इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि जो हमारी विकास योजनाएं हैं उनकी प्रभावशीलता में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। इट प्रमोट्स सोशल इंक्लूजन एंड ट्रस्ट यानी कि सामाजिक समावेशन और विश्वास को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है या प्रमोट करता है। अब बात करते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सतत विकास के लिए क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है या फिर भारत ने सतत विकास को किस प्रकार से लिया है? इंडियाज पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एनवायरमेंटल लॉज, नेशनल पॉलिसीज एंड अलाइनमेंट विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स। यानी कि भारत का जो सतत विकास नीति ढांचा है और संवैधानिक मूल्यों पर, पर्यावरणीय कानूनों पर, राष्ट्रीय नीतियों पर और वैश्विक सतत के लक्ष्यों पर क्या है, आधारित है। यानी कि जो एसडीजी है जो ग्लोबल लेवल पे डिफाइन हुए हैं उनके आधार पर भारत में भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। जैसे ये चार्ट है इसमें हम देखते हैं कि अपने एक मॉसपी है, मॉसपी। मॉसपी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल लेवल पे मॉसपी एक नोडल एजेंसी का काम करता है जो एसडीजी का डाटा कलेक्ट करता है और उसको पब्लिश करने के काम करता है। नोडल एजेंसी कौन है? इसके लिए एसडीजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी कि क्रियान्वयन के लिए नेशनल लेवल पे नीति आयोग है और स्टेट लेवल पे जो स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट है यानी कि राज्य योजना जो विभाग है वह क्या करता है, नोडल एजेंसी का काम करता है। उसके बाद ये आगे यूनियन मिनिस्ट्री से कंसर्न रहता है नीति आयोग और ये स्टेट मिनिस्ट्री से कंसर्न रहता है। और क्योंकि मोन मेन रोल किसका है, मॉसपी का और नीति आयोग का ही है। मॉसपी के बाद स्टेट में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोर्ड होते हैं, वो मॉसपी के अंडर आते हैं और नीति आयोग इधर स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट के। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो एसडीजी है उनके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है, जो नोडल डिपार्टमेंट है या नोडल एजेंसी है वो नेशनल लेवल पे कौन है, नीति आयोग है। और डेटा की बात करें तो दैट इज मॉसपी। ये नेशनल लेवल की बातें हो गई। की एलिमेंट्स क्या है, मुख्य तत्व है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संवैधानिक प्रावधान। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि जीवन के अधिकार में पर्यावरण संरक्षण भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। एनवायरमेंटल लॉज की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर एंड वाटर यानी कि पर्यावरणीय कानून बने हैं जो कि वन, वन्य जीव, वायु और जल संरक्षण से संबंधित है। प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे नीति आयोग मॉनिटर्स एसडीजीज एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यानी कि जो नीतिगत उपाय है उसमें नीति आयोग एसडीजी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी है और साथ ही में इसकी निगरानी की क्या है, जिम्मेदारी रखता है। नेशनल इनिशिएटिव की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, स्वच्छता है, जलवायु कार्यवाही है और जो समावेशी विकास है, ये सारे राष्ट्रीय पहल है जिसमें आप एक वो सुनते हो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान सुनते हो, एक आपने सुना होगा अटल नहीं, अटल अटल जल जीवन मिशन।
इस तरीके आपके घरों में नल से वो पानी आया, नीले-नीले जो पाइप आए हैं। तो ये जो चीज़ें आप देखते हो, एक जो आवास आप प्रधानमंत्री आवास योजना वाला आप देखते हो, ये सारी चीज़ें जब आप इनको डीप में देखते हो, तो आप मानोगे, जानोगे कि ये सारे किससे अचीव करने के लिए हैं, एसडीजी को अचीव करने के लिए ही क्या किए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो ये नेशनल इनिशिएटिव है जो कि भारत ने अपने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, उसके क्या बनते हैं ये पार्ट बनते हैं, कंपोनेंट बनते हैं। इंडिया इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इंडिया ने अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के साथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरणीय सततता के साथ क्या कर ली है, इंटीग्रेट कर ली है। इंडिया इन तीनों को एक साथ लेकर चल रहा है जो कि नीति आयोग के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फर्स्ट फेज को। चलिए यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं एसडीजी की, यानी कि सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं अभी भी आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी जर्नी ऑफ एसडीजी वाली क्लास है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपकी यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड एसडीजी से ही रिलेटेड है। टोटल एसडीजी कितने हैं? 17 है। तो इनको 2 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है आपके पेपर में, तो वो क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यहाँ पर हम सीधा एसडीजी से स्टार्ट करते हैं। यानी कि एसडीजी, यानी कि मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता दूँ कि 2012 में, यानी 2012 को छोड़ो, वापस थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं। 1983 में ब्रेटलैंड कमीशन बना, जिसकी 1987 में क्या आती है, रिपोर्ट आती है। 1992 में अर्थ समिट हुआ और अर्थ समिट में गोल्स डिसाइड हुए थे एमडीजीज, यानी कि बाद में हुए थे, हालाँकि उस समिट में तो नहीं हुए थे, बट इसके लेटर ऑन ये डिसाइड हुए थे एमडीजीज, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक क्या किए गए थे, अ, एप्लीकेबल रहे थे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन एमडीजीज की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये सिर्फ़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे, प्लस इनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें नहीं थी, इनमें सिर्फ़ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड बातें ज़्यादा थी। तो एमडीजीज़ इतने कारगर नहीं थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं थे। फिर हमने 2012 में जो सम्मेलन्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें 2015 में 12 में हुई थी बातें, फिर 2015 में ऑफ़िशियल तौर पे एसडीजी को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद एमडीजी को रिप्लेस कर दिया था एसडीजी से। तो ये इसकी थोड़ी-सी मैंने हिस्ट्री यहाँ पे मोटे-मोटे आपको बताई है। तो चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मीनिंग की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी आर ए सेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2030, यानी कि सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वैश्विक विकास लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास प्राप्त करना है। यानी कि 2016 से लेकर 2030 तक 15 साल तक हमने ये गोल्स अपनाए हैं और हमने इसको बोला है एजेंडा 2030, यानी कि इनको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है एसडीजीज को, और 2020 से लेके 2030 को हमने डिकेड ऑफ एक्शन भी कहा। दीज गोल्स एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि ये लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। यानी कि हमने शुरू से ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशल इंक्लूजन और पर्यावरण, इन दोनों को साथ में लेकर चलना वाला होना चाहिए। एसडीजीज आर यूनिवर्सल इन नेचर, मीनिंग दे अप्लाई टू ऑल कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, यानी कि एसडीजी सार्वभौमिक है और ये सभी देशों पर, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, सब पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। बैकग्राउंड ऑफ एसडीजी की अभी बाद मैंने जो बताया वही सारा इसका बैकग्राउंड है, बाकी और समझ लेते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ एसडीजीज लाइज इन ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न्स सच एज पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि एसडीजी की पृष्ठभूमि है कि गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चिंताओं से जुड़ी हुई है। The international community realized that development goals must be integrated and long-term, covering social, economic and environmental dimensions together, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह महसूस किया कि जो ये लक्ष्य हैं, विकास लक्ष्य हैं, वो एकीकृत होने चाहिए प्लस दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होने चाहिए, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों पहलू क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। यानी कि पीपल, प्लेनेट एंड तीसरा क्या था, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी, इन तीनों को साथ में लेके चलना होगा। एसडीजी वर ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 2015 एज पार्ट ऑफ द
यूएन्स 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एसडीजी को 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा के अंतर्गत अपनाया गया था। इन शॉर्ट एसडीजी को हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम एमडीजीज टू एसडीजीज, यानी कि मैंने अभी कहा एमडीजीज कितने थे, 8 थे, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक क्या किए थे, अपनाए गए थे, जिनको बाद में हमने एसडीजी से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। और एसडीजी कितने हैं, 17 है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर implemented during 2000 to 2015 and focused mainly on basic human development in developing countries, यानी कि जो मिलेनियम विकास लक्ष्य हैं वो 2000 से लेकर 2015 की अवधि में लागू किए गए थे और मुख्य रूप से विकासशील देशों में बुनियादी मानव विकास पर केंद्रित थे। However, MDGs had limitations such as limited scope and exclusion of environmental sustainability, यानी कि जो MDGs है उनका दायरा सीमित था और पर्यावरणीय सत्ता पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं देता था। SDGs replaced MDGs with a broader, inclusive and comprehensive framework covering economic, social and environmental dimensions for all countries, यानी कि SDGs ने MDGs को रिप्लेस करते हुए अधिक व्यापक, समावेशी और संतुलित ढांचा प्रदान किया है, जो कि सभी देशों पर लागू होता है, यानी कि विकसित प्लस विकासशील। की डिफरेंस क्या है दोनों में, एमडीजीज कितने थे, 8 थे, जबकि एसडीजीज कितने हैं, 17 है। एमडीजीज मेनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बट एसडीजीज यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव, यानी कि सार्वभौमिक है और इंक्लूसिव है, समावेशी है, मतलब सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक तीनों को क्या करता है, अपने अंदर समावित करता है। एसडीजीज इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, इनइक्वलिटी, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एसडीजीज में क्लाइमेट परिवर्तन यानी कि जलवायु परिवर्तन, असमानता, शासन और सततता, इन सबको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। रोल ऑफ यूएनडीपी इन एसडीजीज, ये आपके क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, यूएनडीपी का एसडीजीज में क्या रोल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। द यूएन यानी कि नेशनल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग कंट्रीज टू अचीव एसडीजी, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो देशों को एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस, पॉलिसी एडवाइस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेटा सपोर्ट, यानी कि ये तकनीकी सहायता, नीतिगत परामर्श, क्षमता निर्माण और डेटा सहयोग उपलब्ध करवाने का काम करता है। मेजर रोल क्या है यूएनडीपी का, इट सपोर्टिंग नेशनल एसडीजी स्ट्रेटेजी, यानी कि राष्ट्रीय एसडीजी रणनीतियों में सहयोग करता है। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, यानी कि संस्थागत और शासन सुधारात्मक ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एसडीजी प्रोग्रेस, यानी कि एसडीजी की जो प्रगति है उसको उस रिपोर्ट को ये क्या करता है, निगरानी में रखता है, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करता है। प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। एसडीजी इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण क्या है एसडीजी का, एसडीजी इंटीग्रेशन मीन्स इनकॉर्पोरेटिंग एसडीजीज इनटू नेशनल पॉलिसीज, प्लानिंग, बजटिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, यानी कि एसडीजी एकीकरण का अर्थ हुआ कि एसडीजीज को राष्ट्रीय नीतियों में, अपनी योजना में, अपने बजट में, अपने शासन ढांचे में क्या करना चाहिए, शामिल करना होगा। यानी कि जब देश अपने यहाँ पे कोई प्लानिंग तैयार कर रहा है, अपने यहाँ पे कोई पॉलिसी तैयार कर रहा है, तो वो इस तरीके की हो कि उसमें क्या झलक दिखे, उसमें झलक दिखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की, यानी कि एसडीजी के अकॉर्डिंग हमें वो सारी नीतियाँ, वो सारे फ्रेमवर्क, वो सारी बजटिंग, वो सारा पॉलिसी प्लानिंग, सारा उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें बनाना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, एसडीजी इंटीग्रेशन। सिंस गोल्स आर इंटरकनेक्टेड, प्रोग्रेस इन वन गोल सपोर्ट अदर्स, यानी कि चूंकि सारे लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एक लक्ष्य की प्रगति अन्य लक्ष्य को भी क्या देती है, बढ़ावा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होगी तो ये किस में कमी लाएगी, हमारी गरीबी में कमी लाएगी। कैसे, क्वालिटी एजुकेशन होगी तो किस पे फोकस होगा, स्किल पे फोकस होगा, स्किल पे फोकस होगा तो अपने आप ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या कम होगी, पॉवर्टी, यानी कि गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स जो एजुकेशन है वो किससे जुड़ी हुई है, पॉवर्टी के रिडक्शन पे। जो पहला एसडीजी है वो किसका है, नो पॉवर्टी से है। देखो ये रहा नीचे, पहला एसडीजी क्या है, नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी किससे आएगी, जब एजुकेशन क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो इसका मतलब हमारा जो एजुकेशन पे काम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि पॉवर्टी को कम करने वाला हो। इसको ही हम क्या कहते हैं, एसडीजी इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लीन वाटर इम्प्रूव्स हेल्थ आउटकम, यानी कि अगर स्वच्छ पेयजल होगा तो ऑटोमेटिक ही जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा।
जेंडर इक्वलिटी प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट करेंगे और महिला भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो ये वो एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि एसडीजी का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एसडीजी 1 से लेकर 6 तक की। एक सेकंड में मिटा देता हूँ इनको। यानी कि 1 से लेकर 6 के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको। सबसे पहले पहले की बात करते हैं एसडीजी 1, जो कि रिलेटेड है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को मिटाना, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, यानी कि सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन करना। एसडीजी यानी कि जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को खत्म करना, एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, यानी कि भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार लाना। एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंश्योर हेल्दी लिव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल, यानी कि स्वस्थ जीवन और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करना। एसडीजी 33 का क्या है लक्ष्य है, या एसडीजी 3 वो लक्ष्य है। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि इट एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। आज दोस्तों बच्चों, आप जो एनईपी 2020, यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो यही तो है। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो क्या है, इंक्लूसिव ही तो है। आप देख रहे होंगे कि आपके इतने सारे पेपर क्यों है, एईसी, एसईसी, वीएसी, यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट, इस तरीके के पेपर क्यों हैं? ये सारे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ही तो जा रहे हैं, जो कि मैं भी आपको कई क्लास में बोल चुका हूँ कि 2030 आते-आते जब एनईसी जो एनईपी है वो एक बढ़िया तरीके से अप्लाई हो जाएगी, तब ये दिखेगा कि इसका रिफ्लेक्ट क्या है, ये कितनी अच्छी है। तो ये अपना 4th एसडीजी है। फिर हम बात करें एसडीजी 5 की, जेंडर इक्विलिटी, अचीव जेंडर इक्विलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, यानी कि लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं को क्या करना, सशक्त बनाना। एंड एसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आज आप खुद देख रहे होंगे कि भारत दुनिया का ऐसा देश होगा जिन्होंने अपनी करेंसी पे भी क्या लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी कि जिस कंट्री को अपने नोट करेंसी पे ये लिख के कहना पड़ रहा है कि हमें सफाई रखनी चाहिए, तो आप खुद देख सकते हो कि हमारा सैनिटेशन पे कितना ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये अपना एसडीजी 6 है। एसडीजी 1 टू 6 इन इंडिया, यानी कि इंडिया में क्या हालत है इनकी देख लेते हैं। की इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि इंडियाज परफॉर्मेंस ऑफ ऑन एसडीजी 1 टू 6 इज मेजर्ड यूजिंग इंडिकेटर्स सच एज पॉवर्टी रेशियो, न्यूट्रिशन लेवल्स, हेल्थ आउटकम्स, लिटरेसी रेट्स, जेंडर पेरिटी एंड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि भारत में जो एसडीजी 1 टू 6 है उनकी प्रगति हम गरीबी अनुपात से, पोषण स्तर से, स्वास्थ्य परिणाम से, साक्षरता दर से, लैंगिक समानता से और स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता जैसे संकेतकों से माप सकते हैं और मापते भी है। आपने देखा होगा कि जो अपना नीति आयोग है वो एसडीजी रैंक जारी करता है, तो आप इसको गूगल करके वैसे भी देख सकते हो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पोवर्टी रिडक्शन थ्रू सोशल वेलफेयर स्कीम, यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार लाती है। इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन एंड फीड सिक्योरिटी, यानी कि पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार होना। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा चिरंजीवी भामाशाह योजना। इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो सारी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंडर ही है। इंक्रीज द स्कूल एनरोलमेंट एंड लिटरेसी, यानी कि शिक्षा में वृद्धि करना और साक्षरता में वृद्धि करना। इम्प्रूव्ड जेंडर पार्टिसिपेशन एंड लैंगिक भागीदारिता को बढ़ाना। बेटर एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता तक सबकी पहुंच करना। अपने एक वो हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, नल से जल। अब होता क्या है कि हम इन चीज़ों को पढ़ते तो है नहीं और हम इनको पार्टी से रिलेटेड करके एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ हम बोल देते हैं कि ये तो उस पार्टी ने किया है। जबकि हम अगर इनको जड़ में जाए, देखें रूट में, तो हम बताते हैं कि ये सारा किसके लिए है, एसडीजी के लिए है। अगर पार्टी कोई दूसरी भी होती रूलिंग पार्टी, तो भी हमें ये सारे काम करने ही होते, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का मुद्दा है, ना कि नेशनल लेवल का। हमें एसडीजी की तरफ जाना ही होगा, जिसमें घर-घर नल से जल देना ही होगा। स्वच्छ जल पर सबका अधिकार है, स्वच्छता तक की सबकी पहुँच होनी ज़रूरी है। बस थोड़े से पॉलिटिकल मुद्दे हैं, वो इधर-उधर की बातें हैं, वो अपना विषय नहीं है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हाँ, भारत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे-धीरे ही सही, बट
एसडीजीज को अचीव करने की बातें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे, सेकंड फेज को, जिसमें हम 7 से 17 वाले गोल्स को बात करने वाले हैं। यूनिट 3 में हम बात करते हैं एसडीजी फेज सेकंड, यानी कि हम 1 से लेकर तक हमने एसडीजी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एसडीजी 7 टू 17, यानी आगे के एसडीजीज को हम यूनिट 3 में, इसीलिए मैंने कहा कि जो आपको जर्नी ऑफ एसडीजी वाली क्लास है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों ही एसडीजी से रिलेटेड है। इसलिए इन 2 यूनिट को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, और इन 2 यूनिट में आपको पर्टिकुलर एसडीजी के बारे में पूछा भी जाएगा, और ये भी पूछा जाएगा कि इंडिया की क्या भूमिका है या इंडिया में इनकी क्या स्टेटस है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये 17 गोल्स आपके ध्यान में होने चाहिए। तोते की तरह आपको पता होना चाहिए कौन-सा गोल किसके रिगार्डिंग है। तो चलिए बात करते हैं एसडीजी 7 टू 17। एसडीजी 7 टू 17 फोकस ऑन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी कि जो एसडीजी 7 और 17 है, 7 से 17 है, उनका ध्यान आर्थिक सततता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, सुशासन और वैश्विक सहयोग पर आधारित है, या यूं कहे इनसे संबंधित है। These goals expand development beyond basic needs to include clean energy, decent work, innovation, climate action, biodiversity conservation, peace and partnerships। यानी कि ये लक्ष्य बुनियादी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण, शांति और साझेदारी को शामिल करते हैं। तो चलिए एक-एक को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसडीजी 7 की, दैट इज रिलेटेड टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो सौर योजना है, जो किससे रिलेटेड है, सोलर, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड है। तो आज इंडिया में जो रूफटॉप सोलर है उन पर सरकार सब्सिडी वगैरह देती है। मैं दोबारा यहाँ पे ये बात कहूँगा कि हम इसको पॉलिटिकल एंगल पे देख लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाया भी वैसे ही जाता है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये बातें किनसे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये सब करना ज़रूरत है आज के टाइम की। इसलिए हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और राजस्थान इसमें एक अग्रणी जिला है जो ग्रीन एनर्जी में अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर भी रहा है, और सरकार भी इसको अचीव करने में अपने प्रयास कर रही है। बात करें एसडीजी 8 की, दैट इज रिलेटेड टू डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इट प्रमोट्स सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, यानी कि समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देना सतत विकास लक्ष्य 8 का लक्ष्य है। एसडीजी 9 इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, build resilient infrastructure, promote inclusive industrialization and foster innovations, यानी कि मजबूत अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी औद्योगिकरण करना और नवाचार को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है एसडीजी 9। बात करते हैं एसडीजी 10, दैट इज रिलेटेड टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज, यानी कि जो असमानताएं हैं उनको कम करना, रिड्यूस इनइक्वलिटीज विदिन एंड अमंग कंट्रीज, यानी कि देशों के भीतर और देशों के बीच असमानताओं को क्या करना, कम करना। एसडीजी 11, दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, यानी कि शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाने से संबंधित है विकास लक्ष्य 11। एसडीजी 12, दैट इज रिलेटेड टू रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, यानी कि सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना। एंड एसडीजी 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, एक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाना, यानी कि कोई ना कोई उपाय करना ताकि हम क्लाइमेट को डैमेज होने से बचा सके। एसडीजी 14 इज रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जो समुद्री जीवन है उससे संबंधित है, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, ताकि और उनका सस्टेनेबल यूज करना, यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करना, और फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए भी उनको सेफ रखना। 15 इज रिलेटेड टू लाइफ ऑन लैंड, यानी कि स्थल पर जो जीवन है उससे संबंधित, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग करना।
एसडीजी 16 रिलेटेड टू पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, एक्सेस टू जस्टिस एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन, शांतिपूर्ण समाज, न्याय तक पहुंच और मजबूत संसाधनों का सॉरी संस्थाओं को बढ़ावा देना, ये 16 का लक्ष्य है। एंड बात करें लास्ट एंड एसडीजी 17 पार्टनरशिप्स फॉर दी गोल्स, यानी कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास प्राप्त करने हेतु वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना, दैट इज रिलेटेड टू 17। एसडीजी 7 टू 17 इन इंडिया, यानी कि भारत में 7 से 17 जो एसडीजीज है उनका क्या है कि इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन एसडीजी 7 टू 17 is tracked using sector specific indicators that reflect progress in energy access, employment quality, infrastructure, urban sustainability, environmental protection, governance and partnerships। यानी कि भारत में 7 से 17 के जो एसडीजीज है उनकी प्रगति क्षेत्र विशेष संकेतकों से मापी जाती है, जो कि ऊर्जा, रोजगार, अवसंरचना, शहरी सततता, पर्यावरण संरक्षण, शासन और साझेदारी में सुधार को दर्शाती है। और समय समय पर ऐसे इंडिकेटर जारी होते हैं। मैंने यहाँ पे करंट के कोई भी डेटा इंक्लूड नहीं किए हैं। मैं जब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाला जो सेगमेंट लेके आऊंगा उसमें उनको मैं इंक्लूड करूंगा। Monitoring and coordination are supported by national institutions and international cooperation, including technical support from United Nations Development Program। यानी निगरानी और समन्वय में बात करें तो राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ, जिसमें कि हम नीति आयोग को रखते हैं, उनके साथ साथ यूएनडीपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी तकनीकी सहयोग शामिल होता है, यानी कि इंडिया को उसका भी सहयोग मिलता है। की इंडिकेटर की बात करें जैसे एसडीजी 7 के लिए एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, एनर्जी इफिशिएंसी, यानी कि इन सब की बातें इंडिया में हमें खूब देखने को मिल रही है या धीरे-धीरे देखने को मिल ही रही है। एसडीजी बात करता है एम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर प्रोडक्टिविटी, फॉर्मल जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कवरेज, यानी कि ये वही सारी बातें जो अभी अपन ने की है ऊपर। ये अलग-अलग इनको प्राप्त करने के लिए इंडिया ने क्या-क्या बातें की है या कहाँ-कहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो हर देश काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया ही काम कर रहा है। कमोबेशी सब देशों में ये चल ही रहे हैं, क्योंकि एसडीजी ये एक वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक एजेंडा है जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है। हालाँकि कितना अचीव होगा, कितना नहीं होगा, 2026 में हम खड़े हैं, 4 साल और बचे हैं, क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग चले तो वो इस तरीके की बातें हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें हम जानेंगे रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, माइंडफुल कंजप्शन एंड रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि 4th यूनिट का सेगमेंट रहेगा। यूनिट 4th में हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन और माइंडफुल इन कंजप्शन की, यानी कि हम जब उत्पादन कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से करें, और हम कंजप्शन कर रहे हैं तो सचेत यानी कि सचेतन होकर करें, यानी कि ध्यानपूर्वक करें। अब क्या है इस पूरी चीज़ को हम समझते हैं। यानी कि आज जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ही है, ठीक है? आजकल क्योंकि अपने पास पैसा हो गया कि हम चीज़ों को रिपेयर करना नहीं जानते। हम चीज़ों को रिसाइकिल करना ही नहीं जानते, हम नया ही ले आते हैं, क्योंकि डिमांड किसकी है? नए की ज़्यादा है। तो हम पुरानी चीज़ों को तो फेंकते हैं, यानी कि लेवो, यूज़ करो और फेंको। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम चल रहे हैं, तो इससे बाहर आना, यानी कि लो यूज़ करो, फेंको वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आना, और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना, और कंज़प्शन अपना सचेतन होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए कि हम चीज़ों को ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं फेंकें, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करें और कोशिश करें कि चीज़ें क्या हो सके, रिसाइकिल कर सकें। तो समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। Responsible production and mindful consumption emphasizes producing goods and services with minimum environmental impact and consuming them consciously and efficiently। यानी कि जिम्मेदारपूर्ण उत्पादन और सचेत उपभोग का अर्थ है कि ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना कि जिनसे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हो, और उसका विवेकपूर्ण और कुशल तरीके से क्या करना? उपभोग करना। The focus is on reducing waste, conserving resources, and ensuring social and environmental responsibility across the product life cycle। यानी कि इसका उद्देश्य है कि उत्पाद के पूरे जीवन चक्र में हम कम से कम अपशिष्ट करें, संसाधनों का संरक्षण करें और सामाजिक पर्यावरणीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें। अब देखो इसको इस चित्र से हम समझते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, मैं थोड़ा नज़दीक लेता हूँ, फिर देखो इसको समझते हैं।
ये है, यानी कि एक प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो सर्कुलर इकोनॉमी में किस तरीके से होती है, यानी कि ये रॉ मटेरियल है जो कि हमें किससे मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। इसकी डिज़ाइन वगैरह करते हैं, फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है, रिपेयर और रीयूज़ होता है, कलेक्शन होता है, जो कचरा होता है उसका क्या होना, कलेक्शन होना, फिर वहाँ से क्या होना, रिसाइकिल होना, और जो फिर बच जाता है वेस्ट, उसका वेस्ट प्रॉपर मैनेजमेंट करना। तो इस तरीके से हमें एक क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर मॉडल में चलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड माइंडफुल कंजप्शन। रैशनल क्या है, औचित्य क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर कंजप्शन आर डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आज जो तीव्र औद्योगिकरण होता है, यानी कि अंधाधुन औद्योगिकरण हो रहा है और उससे उपभोग भी अत्यधिक हो रहा है, तो संसाधनों का क्या होता है, डिप्लेशन होता है, संसाधन तो खत्म ही होंगे। आज क्या है कि मांग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों की मांग क्या है सॉरी, चीज़ों की मांग डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिससे उपभोग अत्यधिक हो रहा है और औद्योगिकरण भी अंधाधुंध हो रहा है। आप देख रहे हो 10 मिनट डिलीवरी ऐप जैसे अपने सेगमेंट चलते हैं कि अपने पास टाइम नहीं है, अपने को 10 मिनट में ही चीज़ चाहिए। तो इस तरीके की जो डिमांड है आप मार्केट में देख पा रहे हो, तो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है वो डिप्लेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हमें उनको बचाना है, तो हमें इस रिस्पांसिबल प्रोडक्शन और माइंडफुल कंजप्शन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना ही होगा। राइजिंग वेस्ट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, यानी कि कचरा बढ़ रहा है, प्रदूषण खूब हो रहा है और जलवायु पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें इसको अपनाना ही होगा। नीड टू शिफ्ट फ्रॉम टेक मेक डिस्पोज टू सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि अभी हम लेवो बनाओ और फेंको मॉडल से चल रहे हैं, तो हमें इसकी जगह सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, ताकि हम चीज़ों को रीयूज करें, रिसाइकिल करें। इम्प्लीकेशंस क्या है, औचित्य क्या है इसका, इट रिड्यूस रिसोर्स यूज एंड वेस्ट जनरेशन, यानी कि संसाधनों के उपयोग को कम करता है और अपशिष्ट में कमी लाता है, यानी कि हम जब रीयूज और रिसाइकिल वाले सेगमेंट पे चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कचरा क्या होगा, कम होगा। इम्प्रूव्ड एनवायरमेंटल क्वालिटी, और जब कचरा कम होगा तो पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होगा। कॉस्ट सेविंग्स एंड इनोवेशंस इन इंडस्ट्री, और उद्योगों में ये लागतें बचाएगा और नवाचार की तरफ लेके आएगा, यानी कि इस उद्योग भी फिर इसमें क्या करेंगे, नवाचार करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ें आ सके। ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस, और हमें उपभोक्ताओं में जागरूकता बड़े स्तर पर लानी होगी, इसलिए हमें इन मॉडल को पकड़ना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या है, इसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो स्वच्छ और ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनकी शुरुआत में लागत क्या है, ज़्यादा है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हर कोई इसको, छोटे-मोटे लोग तो या यूँ कहें छोटे जो एंटरप्राइजेज है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता तो जागरूक है ही नहीं ना, वो तो किसको कहते हैं, पार्टी को कहते हैं या पीएम को कहते हैं कि मेरा काम थोड़ी है स्वच्छता करना, ये तो सरकार का काम है। तो उपभोक्ता की जो जागरूकता है वो नामात्र की है। यानी सरकार आपके डस्टबिन लगा रही है, एक हरा डस्टबिन लगा हुआ है, एक येलो यानी कि सॉरी नीला डस्टबिन लगा हुआ है, एक लाल डस्टबिन लगा हुआ है, और बता रही है कि गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ जाना है, केमिकल कहाँ डालना है। लेकिन हम तो ऐसे एक थैली, उसके ऊपर एक और थैली, उसके ऊपर एक तीसरी थैली, और यहाँ से थ्रो लगा के फेंकते हैं, जो इसमें जाएगा तो जाएगा, वरना बाहर गिर जाएगा। हमने अपना काम अच्छा कर दिया, फिर सफाई वाले अपने से भी अच्छे आते हैं, वो उसको इस तरीके से, यानी कहने का मतलब जागरूकता में क्या है, कमी है, ये एक चुनौती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो पारंपरिक उद्योग है, उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रतिरोध किया जाता है, वो चेंज नहीं होना चाहते। वीक एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, और फिर जो रेगुलेशंस बने होते हैं, उनका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं होता है तो निगरानी नहीं की जाती, तो कहीं न कहीं रेगुलेशंस का जो एनफोर्समेंट है, एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर रह जाता है। तो ये सारी इसके सामने चुनौतियाँ हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? ग्रीन जॉब्स एंड सस्टेनेबल मार्केट, कि हरित रोज़गार बढ़ेगा और सतत बाज़ार की ओर पहुँच होगी। इनोवेशंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि नवाचार बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें आएगी, या यूँ कहें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा कंज़्यूमर को होगा। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, और आज नहीं तो हमें दीर्घकालीन पर्यावरणीय फायदे होंगे, और इससे हमारा आर्थिक लाभ भी होगा ही होगा। अब बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों द्वारा वैश्विक स्तर पर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि WBCSD, यानी कि विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काउंसिल बनी है, परिषद बनी है, जिसको WBCD
CSD कहते हैं। इट इज़ ए ग्लोबल CEO लीड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनीज कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वैश्विक संगठन है जिसमें प्रमुख कंपनियां सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इट हेल्प्स इंडस्ट्रीज इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू बिजनेस स्ट्रेटेजीज थ्रू कोलैबोरेशन रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि ये सहयोग, अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से उद्योगों को अपने रणनीतियों में सततता शामिल करने में क्या करता है, मदद करता है। की कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका मुख्य योगदान क्या है? दे प्रमोटिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप, यानी कि वो कॉर्पोरेट सततता नेतृत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। सपोर्टिंग क्लाइमेट एक्शन एंड रिसोर्स इफिशिएंसी, जलवायु कार्यवाही और संसाधन दक्षता की वो बातें करते हैं या उनको समर्थन करते हैं। एनकरेजिंग रेस्पॉन्सिबल वैल्यू चेन, यानी कि जिम्मेदारी पूर्ण मूल्य श्रृंखला को वो अपना रहे हैं। डेवलपिंग सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स, यानी कि सततता मापदंडों का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जिम्मेदार निवेश क्या है। रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दैट कंसीडर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, यानी कि ESG फैक्टर्स अलोंग विद फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कि जिम्मेदार निवेश वह निवेश है जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन कारकों को वित्तीय लाभ के साथ साथ ध्यान में रखा जाता है। यानी कि हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस ना करें, हम एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन ESG फैक्टर को साथ लेके चले तो ये क्या कहा जाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। औचित्य क्या है इसका, रैशनल क्या है, लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि दीर्घकालीन जोखिम जोखिम प्रबंधन से ये करेगा। एथिकल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये नैतिक और सतत विकास में लाभदायक है। अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और जो अपने SDGs है उनके अनुरूप है, उनके साथ अलाइंड। इम्प्लीकेशंस क्या है, इट इंक्रीजेज सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेज, यानी कि सतत व्यावसायिक प्रथाओं को ये प्रोत्साहित करते हैं। इट रिड्यूसेज एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क, ये पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों में कमी लाते हैं। इट इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, ये कॉर्पोरेट जवाबदेहिता में सुधार करने का काम करते हैं। चैलेंजेज, यानी कि चुनौतियां क्या है इनके सामने, लिमिटेड रिलायबल ESG डेटा, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल और गवर्नेंस के जो डेटा है, क्योंकि जो भी नीतियाँ वगैरह बनती है वो किस पे बेस पे बनती है, डेटा पे बनती है, और हमारे पास डेटा ही विश्वसनीय नहीं होगा तो हम क्या प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो ESG डेटा है वो इतना विश्वसनीय नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर और अल्पकालीन लाभ का दबाव रहता है। लेक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स और एकरूप मानकों का अभाव है, यानी कि कहीं क्या, यानी उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये चैलेंज है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्रोथ ऑफ ग्रीन फाइनेंस, यानी कि हरित वित्त का विस्तार हो, ये इसमें अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारी बातें होंगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस, यानी कि निवेशकों का विश्वास और स्थिरता होगी। सपोर्ट टू क्लाइमेट एंड सोशल गोल्स, यानी कि जलवायु और सामाजिक लक्ष्यों का ये सपोर्ट करते हैं, तो ये इसके अपॉर्चुनिटीज है। अब बात करते हैं SRI, यानी कि सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश क्या है। सोशल रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज दैट जनरेट पॉजिटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स while अवॉइडिंग हार्मफुल एक्टिविटीज, यानी कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश SIR में उन परियोजनाओं और कंपनियों में निवेश किया जाता है जो कि सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करती है और तथा हानिकारक गतिविधियों से बचती है। यानी कि SRI का मतलब है कि उन कंपनियों में या उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जो कि सोशल और एनवायरमेंटल आउटकम के लिए पॉजिटिवली काम कर रही है और हार्मफुल एक्टिविटीज को क्या करती हो, अवॉइड करती हो, उस वो SRI कहा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह होना। तो ग्रीन बॉन्ड, ये बॉन्ड इश्यूड होते हैं इश्यूड टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा के लिए, स्वच्छता परिवहन के लिए और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करना SRI कहा जाता है। कार्बन क्रेडिट्स, यानी कि ट्रेडेबल परमिट्स रिप्रेजेंटिंग रिड्यूसिंग ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन एमिशन, यानी कि जो 1 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है। यानी कि इसको ये समझते हैं कि जो अपने गाड़ी मोटर चलते हैं उनसे जो गैस वगैरह निकलती है जिसको हम कार्बन बोलते हैं, काला काला सा जो धुआं निकलता है, उससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान होते हैं, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट देना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना कि हमने इतना कार्बन उत्सर्जन में क्या किए, कमी करी है। जैसे इंडिया ने क्या किया है, 2030 तक
कार्बन एमिशंस को 45% कम करने का एक लक्ष्य लिया है। तो एक तरीके से वहाँ अगर कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ मिलता है अपने को कार्बन एमिशंस में, तो वो कार्बन रेटिंग कही क्रेडिट करे सॉरी कार्बन क्रेडिट्स कहे जाते हैं। सोशली रेस्पॉन्सिबल म्यूचुअल फंड्स यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सोशली रेस्पॉन्सिबल है, म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन एथिकली एंड एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल कंपनीज, यानी कि वे म्यूचुअल फंड जो नैतिक और पर्यावरणीय अनुकूल कंपनियों में निवेश करते हैं। यानी कहने का मतलब आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि एसडीजी के अकॉर्डिंग है, जो कि सोशल जस्टिस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो उसको सोशल रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव यानी कि जीआरआई। द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव प्रोवाइड्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, यानी कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव सततता रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करता है। इट enables organizations to measure and disclose their environmental, social and economic impacts transparently, यानी कि ये संगठनों को उनके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को पारदर्शी ढंग से मापने और प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने का काम करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि करता है। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स एक्सेस सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, ये निवेशकों और हितधारकों के लिए मूल्यांकन में सहायता करता है। इट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर, और ये जिम्मेदार कॉर्पोरेट व्यवहार को बढ़ावा देने का काम करता है, दैट इज जीआरआई। दोस्तों ये थी अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पेपर की क्लास, जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर 5th का। तो इसकी वन शॉट क्लास को हमने डिस्कस किया है। आई होप आप इसको पूरी तरीके से समझे होंगे। मैं दोबारा यहाँ पे एंड में आपको रिकमेंड करूँगा, ये क्लास आप ज़रूर देखिए, ये आपका बेस का काम करेगा। किस तरीके से सस्टेनेबल की बात, डेवलपमेंट की बात हुई थी। और हाँ, इस क्लास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाला सेगमेंट है, उसके ज़रूर वेट कीजिए। वो अपनी प्लेलिस्ट में जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। यदि आप लेट से क्लास देख रहे हो तो अब तक अपलोड हो चुका है। अगर आप अभी देख रहे हो तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, हम वो भी आपके लिए जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है। और हाँ, यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद करियर रेडीनेस। I all the best for your examination. Have a nice day.